बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट के लास्ट वीडियो में हमने 20 करे थे क्वेश्चंस एंड इस वीडियो में हम नेक्स्ट 20 करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज डेवलप्ड बाय। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी किसने डेवलप की थी? सो इसका राइट आंसर है डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दी थी एंड बेसिकली ये थ्योरी बोलती क्या है कि अगर एक कंट्री दो प्रोडक्ट्स बना रही है, फॉर एग्जांपल वीट एंड राइस, एंड अगर वो एक प्रोडक्ट में अच्छी है, लाइक राइस में वो अच्छी है बट वो वीट में ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो इन दैट केस उसे क्या करना चाहिए, राइस का तो एक्सपोर्ट करना चाहिए, बना बना के उसे एक्सपोर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि वो उसको ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंटली बना पा रही है, ज़्यादा अच्छे से बना पा रही है, ठीक है। एंड जो वीट है उसका उसे इम्पोर्ट करना चाहिए, खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। सो इन दैट केस क्या होगा, उसको राइस का जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये थ्योरी बोलती है, जिसमें उसको एडवांटेज है उसका एक्सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो ये थ्योरी दी थी डेविड रिकार्डो ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन इज कॉल्ड ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। ब्रिटेन वुड ट्विंस कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसको हम ब्रिटेन वुड ट्विंस बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1 जुलाई 1944 में, ठीक है। 1944 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम पे दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे मेनली, दैट इज़ IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD जो है वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, या ये कह लो कि उसे हम वर्ल्ड बैंक ही बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का बेसिकली वो पार्ट है एंड उसे हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। सो उस टाइम पे जब ब्रिटेन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 44 कंट्रीज प्रेजेंट थी जिस टाइम पे, दो बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, दैट इज़ IMF एंड IBRD, इकट्ठे बनाए गए थे, दैट्स वाई इसको हम ट्विंस बोलते हैं, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, ठीक है। आया समझ में? आगे चलते हैं। यूनाइटेड स्टैंड फॉर, 23rd क्वेश्चन है, UNCTAD, ये इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये कॉन्फ्रेंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1964 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड इसको एस्टैब्लिश किया था बाय UN जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एस्टैब्लिश किया था एंड इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो जिनेवा के अंदर हुई थी, ठीक है। एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट रिलेटेड विद द WTO। WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेट नहीं करता है। ट्रिप्स रिलेट करता है, बिल्कुल करता है। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल लेवल का लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन द मेंबर नेशंस ऑफ द WTO, ठीक है। एंड जो भी मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी मैनेज करना है, कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो सब कुछ ये मैनेज करती है, ट्रिप्स मैनेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की हाईएस्ट अथॉरिटी है जिसको डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, ठीक है। सो बेसिकली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी WTO से रिलेट करती है एंड इट इज़ अ टॉप मोस्ट अथॉरिटी ऑफ द WTO। नेक्स्ट वन इज ट्रिम्स। ट्रिम्स भी डेफिनेटली रिलेट करता है। ट्रिम्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसमें क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेसिकली जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो इसमें अप्लाई होते हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उन पे कौन से रूल्स वगैरह अप्लाई होंगे, वो सारा कुछ ट्रिम्स मैनेज करती है, ठीक है। एंड जो ट्राई है, ये क्या होता है? ये इससे रिलेट नहीं करता है WTO से। ट्राई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी। ये क्या है? जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसको मैनेज करती है, उसको रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर। सो बेसिकली ये एक इंडिया की अथॉरिटी है एंड WTO तो वैसे भी इंटरनेशनल लेवल का है, सो ट्राई इससे रिलेट नहीं करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर, ठीक है। सो ये क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये WTO से रिलेट नहीं करती है। इसका आंसर होगा D, दैट इज TRAI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंटरप्राइज।
फ्री एंटरप्राइज पे कौन सा सिस्टम बेस होता है? कैपिटलिज्म बेस होता है। सोशलिज्म के अंदर तो स्टेट गवर्नमेंट का जो है रोल होता है, वही सारा कुछ मैनेज करती है, बट जो कैपिटलिज्म होता है ना, उसमें क्या होता है, फ्रीली मतलब उसको जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं या प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको एक फ्रीडम होती है कि वो अपना अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना है, एंड प्राइस वगैरह एंड ऑल वो सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। सो उनको फ्रीडम होती है। सो इसका राइट आंसर होगा कैपिटलिज्म, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी अंडर द MRTP एक्ट द कमीशन हैज़ द पावर इक्विवेलेंट टू। जो MRTP एक्ट के अंडर अगर कोई भी इंक्वायरी वगैरह करनी हो तो MRTP जो कमीशन होता है उसको कितनी पावर होती है, किसके इक्विवेलेंट पावर होती है MRTP एक्ट को? तो सिविल कोर्ट के बराबर की जो पावर है वो MRTP कमीशन को दी जाती है। ठीक है, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर इसको सिविल कोर्ट जितनी पावर दी गई है, जो MRTP कमीशन है वो इंक्वायरी भी कर सकता है एंड जो फाइनल ऑर्डर्स होते हैं वो भी पास कर सकता है। किससे रिलेटेड? जो भी RTP है यानी कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है, UTP है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, एंड MTP है दैट इज मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है। सो जो MTP, RTP एंड UTP है उन तीनों के रिगार्डिंग जो भी फाइनल ऑर्डर्स हैं वो भी पास कर सकता है एंड इंक्वायरी भी कर सकता है। इसको पूरी पूरी पावर होती है कितनी? सिविल कोर्ट के बराबर की। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी 1969 हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। जो एज ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी एक बुक है 1969 में ये पब्लिश की गई थी एंड इसको किसने ऑथर्ड किया, मतलब इसको किसने लिखा है, इसको किसने पब्लिश करवाया है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने ये बुक को जो है पब्लिश करवाया था, इसको ऑथराइज किया था, उसको ऑथर किया था पीटर एफ ड्रकर। ये बुक बेसिकली है किस चीज़ के बारे में? एज ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है। ये फोकस करती है जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं, मतलब क्यों हो रहे हैं चेंजेस, जो फोर्सेज ऑफ चेंजेस है उन पर फोकस करती है जिसकी वजह से इकॉनमी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इकॉनमी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, लाइक एक्सप्लोजन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब न्यू टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आई है, सो उसकी वजह से जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हुई हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, वो सब चेंज वगैरह हुआ है ना इकॉनमी में। सो ये जो चेंजेस है बेसिकली उन पे ये फोर्सेज ऑफ चेंजेस पे फोकस करती है एज ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी बुक, एंड इसको ऑथर्ड किया था पीटर एफ ड्रकर ने। सो इसका राइट आंसर है सी, पीटर एफ ड्रकर। फाइन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002? नॉट द ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? बेसिकली जो कॉम्पिटिशन एक्ट है उसमें तीन चीज़ें इसमें से आएंगी, दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। मतलब अगर कोई भी पर्सन जो जिसकी मोनोपोली है वो एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है मार्केट में, अगर वो अपनी पोजीशन का गलत यूज़ कर रहा है, ठीक है, सो उसको रोकना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इसमें आएगा। ठीक है, मतलब जो भी कंपटीशन से रिलेटेड एग्रीमेंट होते हैं एंड जो भी मतलब इसमें ये सब वो रेगुलेट करता है, बट जो प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इसका पार्ट नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना MRTP का ऑब्जेक्टिव होता था, दैट इज़ RTP, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये MRTP के अंदर कवर होता है, ये कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये MRTP का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया? फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? फिस्कल पॉलिसी होती क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली इसको मैनेज करती है फिस्कल पॉलिसी को, एंड ये टैक्सेशन से कनेक्टेड होती है, टैक्सेशन से रिलेट करती है। ठीक है, टैक्स बेसिकली अगर गवर्नमेंट अर्न करेगी, ठीक है, एंड उसको मतलब जो पुअर इकॉनमी है या जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है, जो एरियाज़ हैं वो उन पे लगाती है। ठीक है, सो इससे क्या होगा, जो इनकम एंड वेल्थ है उसकी जो इनइक्वालिटी है वो मिनिमाइज़ होगी। ठीक है, वो दोनों एरियाज़ को बेसिकली बराबर करने का ट्राई करती है। जिनके पास ज़्यादा इनकम है उनसे टैक्स कलेक्ट करके जो पुअरर इकॉनमी है, जो एरिया है, उन पे वो लगाती है। सो इससे क्या होता है, जो इनइक्वालिटी है वो मिनिमाइज़ करना ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल पॉलिसी का।
एंड अब इनइक्वालिटीज़ होंगी मिनिमाइज, सबके पास इनकम होगी तो ऑटोमेटिकली जो है नई नई बड़ी बड़ी वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं, जो एरियाज़ पुअर डेवलप्ड एरियाज़, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इससे लोगों की अर्निंग होगी, लोगों को अर्निंग होगी, डिमांड पैटर्न एक स्टेबल रहेगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी स्टेबल रहेगा। सो इसमें क्या है, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं फिस्कल पॉलिसी का, प्राइस को स्टेबल करना एंड इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करना, ये होते हैं, ठीक है। बट जो लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करना इकोनॉमी में, ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है फिस्कल पॉलिसी का, मेन ऑब्जेक्टिव आप इसको नहीं बोल सकते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ इंक्रीज़ करना लिक्विडिटी को, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। फाइन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेमा सिग्निफाइज, फेमा की फुल फॉर्म बतानी है इसमें, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है। सो इसका राइट आंसर है बी, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फाइन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक रेट कौन सा रेट होता है, बेसिकली मोनोपली नहीं सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है हम बैंक रेट को स्टडी करते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक रेट। इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ये वो रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक बोरो करता है मनी आरबीआई से। जब भी कमर्शियल बैंक को नीड होती है मनी की तो वो आरबीआई के पास जाता है, उनसे बोरो करता है, एंड जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई उनको मनी सप्लाई करती है, कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, वो रेट क्या होता है, बैंक रेट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बैंक रेट। बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन कब आया था, एलपीजी जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी जिसमें एलपीजी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, लिबरलाइजेशन दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो 1991 में आई थी पॉलिसी। सो इट बिगिन फ्रॉम 1991। फाइन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग द वर्ड प्राइवेटाइजेशन गोज टू, प्राइवेटाइजेशन वर्ड किसने इन्वेंट किया था। सो ये पीटर एफ ड्रकर ने इन्वेंट किया था। सो इसका राइट आंसर है डी, पीटर ड्रकर। इसको प्राइवेटाइजेशन को पीटर ड्रकर ने इन्वेंट किया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द अमाउंट क्लेम्ड बाय कंज्यूमर इज 89 लाख, द केस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट शेल बी फिल्ड विथ, कहाँ पे फिल किया जाएगा, फाइल किया जाएगा। अगर कंज्यूमर जो केस कर रहा है एंड उसके केस की जो अमाउंट है वो 89 लाख है, तो वो कहाँ पे केस फाइल करेगा, कौन से कोर्ट में जाएगा वो। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये वहाँ पे जाके अपना केस अप्लाई कर सकता है। नॉर्मली अगर उसके जो अमाउंट है, जो केस के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है, अगर वो 20 लाख से कम का केस है तो वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में जाता है, एंड अगर वो 20 लाख टू 1 करोड़ है दैन वो स्टेट कोर्ट में जाएगा, एंड अगर वो 1 करोड़ से अबव का केस है तो वो नेशनल में जाता है, ठीक है। एंड अगर वो नेशनल में भी सॉर्ट आउट ना हो पाए बाई चांस, देन उसे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई वो कर सकता है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें अमाउंट कितनी इन्होंने पूछी है, 89 लैक्स। सो 89 लैक्स है तो वो किस में फाइल कर सकता है अपना केस, तो वो स्टेट कोर्ट में फाइल कर सकता है अपना केस, ठीक है। 20 लाख टू 1 करोड़ अगर उसका अमाउंट है तो वो स्टेट में जाएगा। नेक्स्ट वन इज 35th क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग, मैच करने हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन से ईयर में बेसिकली बना था। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कब बना था, 1944 में बना था। वर्ल्ड बैंक बेसिकली हम आईबीआरडी को भी वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, एंड उसका सबसे पहला इंस्टीट्यूशन था आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। सो वो 1944 में आया था, एंड वर्ल्ड बैंक भी अपना कब बना था, 1944 में बना था। नेक्स्ट वन इज़ आईएफसी, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आईएफसी 1956 में आया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का 1956 हो जाएगा। आईएफसी भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक पार्ट है। एंड नेक्स्ट वन इज आईडीए, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये बना था 1960 में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी बनी थी 1960 में, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बना था 66 में, 1966 में। एडीबी जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है, ये एक अलग से बैंक है जो बेसिकली एशियन कंट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड करता है लोन। एंड जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पार्ट हैं वो आईएफसी एंड आईडीए है। सो इनके ईयर्स को मैच करने, सो अकॉर्डिंगली इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में,
IFC बना था 56 में, IDA बना था 60 में एंड ADB बना था 66 में। ठीक है, सो ये मैच द फॉलोइंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बॉडीज ऑफ WTO। WTO की इंपॉर्टेंट बॉडीज़ में कौन कौन से इनमें से इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले इसमें नाफ्टा देखते हैं हम। नाफ्टा तो क्या है, एक अलग से इंस्टीट्यूशन है, वो WTO का पार्ट नहीं है। ऐसे ही एशियान है, वो भी WTO का पार्ट नहीं है, वो एक अलग से एसोसिएशन है। ठीक है, एंड जो गैट है, इसने तो WTO को रिप्लेस किया था, इसने नहीं सॉरी, इसको रिप्लेस किया गया था WTO के द्वारा। ठीक है, सो ये बना था 1948 में, सो इसको रिप्लेस करके जो है WTO एस्टैब्लिश किया गया था 1995 में। सो ये उसका पार्ट नहीं है, इसको रिप्लेस किया था WTO ने। ठीक है, सो इसके इस बॉडी के अंदर नहीं आएगा। सो बाकी जो बच गए वो सारे के सारे WTO की इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैंडल करती है। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ट्रेड से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसी होंगी वो सब ये देखती है। एंड काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स एंड काउंसिल फॉर ट्रेड इन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज ट्रिप्स। ठीक है, वो भी इसकी जो है इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है, जो कि ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज वो सब ये कवर करती है WTO। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, दैट इज फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, सॉरी सेवेंथ। ये एक सेकेंड, इसके आई थिंक आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम है। इसको यहाँ पे इसका सिक्स्थ आंसर आएगा, दैट इज़ ट्रिप्स इसकी इंपॉर्टेंट बॉडी है। गैट को तो इसने रिप्लेस किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ यूरो 3। इसकी ये होता क्या है बेसिकली, इसका राइट आंसर है पोल्यूशन सेंट्रल स्केल। ये होता क्या है बेसिकली, ये जो भी न्यू कार्स रजिस्टर हुई हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2001 से लेके ये उन पे अप्लाई होता है। ये पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, पोल्यूशन सेंट्रल स्केल है। ये एक लिमिट डिसाइड करता है हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की, मतलब जितना भी पेट्रोल का एमिशन होगा कार्स में से, पेट्रोल इंजन्स का एमिशन होगा, उसके लिए सेपरेट लिमिट्स सेट करता है हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की। एंड वैसे ही जो डीजल इंजन्स हैं उसके लिए सेपरेट लिमिट डिसाइड करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड की। ठीक है, सो ये लिमिट डिसाइड करता है यूरो 3। सो ये किसके अंदर आ जाएगा, पोल्यूशन सेंट्रल स्केल के अंदर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है बेसिकली, ये एक बैंक इशू करती है एक लेटर जो एज अ गारंटी एक्ट करता है, एज अ सर्व करता है एज अ गारंटी ऑफ पेमेंट ऑफ बायर परचेज। अगर कुछ भी बायर परचेज करता है तो सेलर उसे दे या ना दे गुड्स। ठीक है, अगर वो इमीडिएट पेमेंट नहीं करता है तो इसमें क्या होता है, जो बायर होता है वो बैंक से इशू करवा लेता है एक लेटर ऑफ क्रेडिट एंड वो सेलर को दे देता है। इसमें क्या होता है, अगर बाई चांस डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में या ऊपर नीचे होता है पेमेंट, अगर बायर नहीं करता है, सो इन दैट केस बैंक गारंटी लेता है कि वो ऑन टाइम पूरी पेमेंट कर देगी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स अ बैंक एग्रीइंग टू एक्सेप्ट एंड पे ऑन ड्यू डेट। मतलब ये एक बैंक इशू करता है कि वो खुद पे कर देगा ऑन ड्यू डेट पे, अगर इन केस कुछ भी एक स्पेसिफाइड कंडीशन अकर होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी किसने दी थी, सो इसका राइट आंसर है एली अक्सर एंड बर्टिल ओहलिन ने दी थी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इसको हम HO थ्योरी भी बोलते हैं, दैट इज हक्सर एंड ओहलिन ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज PPT, टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही होगा ना कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे जो भी पुअर इकोनॉमीज है, जिनको भी नीड है, पुअर नहीं कहूँगी, जिनको भी नीड है फाइनेंस की, सो बेसिकली उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, दैट इज़ प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, सो ये वर्ल्ड बैंक का बेसिक जो होता है, बेसिक जो होता है सबसे मेन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, सो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप यू लाइक इट, आपको समझ आए होंगे। ऐसे ही डेली 20 क्वेश्चंस आप कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।